प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो टॉपिक है ब्रिटिश शासन व्यवस्था या 18वीं शताब्दी के अंतर्गत भारतीय शिक्षा पद्धति का किस प्रकार से विकास हुआ। जैसा कि अपन सब ये मानते हैं कि भारतीय जो शिक्षा पद्धति रही, पुरातन शिक्षा पद्धति, वो काफ़ी समृद्ध थी। यहाँ की जो शिक्षा दीक्षा के लिए यहाँ के जो शिक्षा केंद्र थे, वहाँ पर न केवल भारतीय बल्कि बाह्य लोग, जिज्ञासु बस और शिक्षा विज्ञान धर्म के साथ साथ बहुत सारे दूसरे विषयों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाह्य व्यक्ति भी आ रहे थे। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ये सब इसके उदाहरण हैं। और अपन देखते हैं कि किस प्रकार से भारतीय शिक्षा पद्धति और शिक्षा केंद्र समृद्ध स्थिति में इन सभी विद्यार्थियों की शिक्षा देने में प्रगतिशील रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो मध्यकालीन पीरियड हुआ, उस मध्यकालीन पीरियड में विश्व के साथ साथ भारत में भी शिक्षा की अवनति का काल रहा, क्योंकि जो मध्य युग रहा है वो शिक्षा के प्रति क्या था, उदासीन रहा। और उदासीन रहने के कारण शिक्षा व्यवस्था किसी प्रकार सामंतवाद का भी प्रभाव था। और इन जो जो आक्रमण थे, मुस्लिम सत्ता, ये सामान्य रूप से शिक्षा के प्रति इतने जागरूक नहीं रहे। न वो चाहते थे कि शिक्षा के केंद्र स्थापित किए जाए ताकि लोगों में किसी प्रकार से जागरूकता है। लेकिन 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में जब ब्रिटिश सत्ता धीरे धीरे भारत में, जो व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, और वो कंपनी धीरे धीरे भारत में स्थायी राज्य स्थापना या राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थायी होने लगी थी, तब पुनः शिक्षा के बढ़ावे के रूप में या शिक्षा के विकास के प्रति जो सामान्य प्रयत्न किए थे वो देखे जा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो प्रयत्न है वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। यानी जो प्राचीन जो धार्मिक शिक्षा थी उसी केंद्र को ब्रिटिश सरकार ने भी प्रारंभ करने की कोशिश की गई। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रयत्न हुआ था प्रारंभिक दौर में, वो 1793 में जो विद्वान थे जोनाथन डंकन, उन्होंने बनारस में हिंदू एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें हिंदुओं के धर्म, कानून और साहित्य की रक्षा व अध्ययन करना उसका उद्देश्य था। लेकिन ईसाई मिशनरीज वो चाहती थी कि इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाए। वो उनका मूल उद्देश्य था भारत में ईसाईयत का, यानी भारत की राजनीतिक सत्ता के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार कैसे किया जाए। तो वो चाह रही थी कि भारत में भी जो शिक्षा है वो शिक्षा किसके माध्यम से दी जाए, नवीन अंग्रेजी माध्यम से दी जाए, पाश्चात्य पाठ्यक्रमों को समावेश की जाए और उन पाठ्यक्रम प्रवेश में ईसाई धर्म प्रचार को भी बढ़ावा मिला जाए। तो इसमें इसके बाद जो प्रयत्न हुए वो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेस्ली के काल में की गई थी। यद्यपि उसका उद्देश्य असैनिक अधिकारियों को शिक्षा व प्रशिक्षण करना रहा था। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो वैचारिक रूप से परिवर्तन आया, एक मेमोरेंडम के माध्यम से आया, वो चार्ल्स ग्रांट के मेमोरेंडम से आया। वो ये चाह रहा था कि भारतीयों में अगर किसी न किसी प्रकार से भारतीयों को विकास करना है, उनको अंधकार से बाहर निकालना है या उनकी वैचारिक रूप से प्रगति करनी है, तो ये शिक्षा के माध्यम से हो सकती है। और वो माध्यम जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था है, वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था शिक्षा के नए जो केंद्र है वो स्थापित करे, नई तरह की शिक्षा पद्धति और नए तरह की शिक्षा पाठ्यक्रम इसमें समावेश करके पुरातन और नवीन व्यवस्था का समावेश करने के बाद एक नई तरह की शिक्षा यहाँ पे लागू की जाए, ताकि यहाँ के लोगों को जो वैचारिक रूप से वो समृद्ध हो, और वैचारिक रूप से समृद्ध होने के बाद वो कहीं न कहीं अपने उन्नति करने में कामयाब रह सके। और उसी का प्रभाव ये हुआ कि 1811 में चार्ल्स मिंटो, यानी कि प्रारंभिक प्रयत्न वो चाह रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शिक्षा है वो शिक्षा जिस तरह से चलती रहे वो चलती रहे, किसी प्रकार से सरकारी प्रयत्न या सरकार के धन से शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो। लेकिन 1811 में चार्ल्स ग्रांट ने लॉर्ड मिंटो ने पहली बार 1 लाख रुपए देसी साहित्य के पुनरुद्धार और भारत में स्थानीय विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए उसने निर्धारित किए के साथ साथ विज्ञान का प्रचार भी किया जाए। तो ये शिक्षा के प्रति जो सरकारी परिवर्तन था वो पहली बार यहाँ पे देखने को मिलता है। भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, जिनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत इसलिए क्योंकि यहाँ से नए तरह के विचार और नई तरह की जो पद्धति थी उसको लागू करने या अडॉप्ट करने में वो बहुत ही अग्रसित रहे। और वो चाहते थे कि भारतीयों का विकास या भारतीय को वैचारिक विकास
और दूसरी समृद्धता तब तक नहीं आ सकती जब तक शिक्षा में नए तरीके की लागू नहीं की जाए। यानी वो चाह रहे थे कि जो शिक्षा है वो शिक्षा भी क्या हो, अंग्रेजी माध्यम से हो, न केवल अंग्रेजी माध्यम से बल्कि जो पाश्चात्य विद्वान है या पाश्चात्य पाठ्यक्रम है उसको भारतीय शिक्षा में भी लागू किया जाए। तो उसका मानना था कि जिस प्रकार से संसार में पुनर्जागरण का होना और ये जो अलग अलग क्रांतियां हुई, बोले अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम हो या फ्रांस की राज्य क्रांति हो, इनके पीछे जो स्वतंत्रता, बंधुत्वता और भ्रातृत्व की भावना है वो किसके माध्यम से आई, इन विचारों के माध्यम। पुनर्जागरण के बाद जो नए विचार आए और नए विचारों ने नए नए अन्वेषण किए, नए नए तरीकों से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित किया, वो कब होगा, जब इस प्रकार के नए विचारों को शिक्षा में लागू किया जाए। तो वो अंग्रेजी माध्यम और विदेशी पाठ्यक्रम इन दोनों को सम्मिलित करने में पक्ष रहा। 1834 में बंबई में एल्फिस्टन कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। लेकिन भारतीय इस ब्रिटिश काल में शिक्षा पद्धति में सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया वो लॉर्ड मैकाले की जो मिनट्स हैं, स्मरण पत्र 2 फरवरी 1835 में उसने लाया, जब उसको भारतीय लोक शिक्षा पर सामान्य समिति जो थी उसका, यानी शिक्षा में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाए या भारतीय शिक्षा किस हो, इसके जो कमेटी बनी थी उसका अध्यक्ष उसको बनाया गया। और उसने ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा दी जाए और उसमें क्या हो, विदेशी पाठ्यक्रम हो, पाश्चात्य पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए, विज्ञान को शामिल किया जाए, न कि धर्म और दूसरे विषयों को। उसका स्पष्ट मानना था कि अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष संपूर्ण भारतीय और अरब साहित्य के बराबर है। और उसी को ही 7 मार्च 1835 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद उसने कहा है कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य अंग्रेजी माध्यम और विज्ञान की पद्धति के माध्यम से या पाश्चात्य पाठ्यक्रम को समावेश करके सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा पर ही खर्च करना है। यानी कि अब जो शिक्षा का स्वरूप होगा सरकार के माध्यम से वो ये होगा कि ब्रिटिश पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए और माध्यम क्या हो, अंग्रेजी हो। इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारक रहा है मैकाले की पद्धति के या मैकाले की शिक्षा पद्धति के पीछे, मैकाले की मान्यता कि भारतीयों में जब तक राज स्थापित या शासन व्यवस्था को तब तक मजबूत नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी संस्कृति पर क्या नहीं जा पहुंचा या चोट नहीं पहुंचा, यानी संस्कृति को धराशायी नहीं किया जाए। वो कब होगा, जब शिक्षा में परिवर्तन हो, यानी कि शिक्षा पद्धति है वो पुरातन या उन पुरातन प्राचीन पाठ्यक्रम के स्थान पर नए पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए, माध्यम को शामिल किया जाए, नए विचारों से उत्पन्न एक ऐसा वर्ग जो पैदा किया जाए जो क्या हो, रंग रूप से तो क्या हो, भारतीय हो, लेकिन वैचारिक रूप से इंग्लिश हो, यानी अंग्रेजी हो। तो वो कहीं न कहीं यहाँ नए आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश राज्य को मजबूत करने में सहायक होगा। और ये हुआ भी, क्या हुआ, जब 1857 की क्रांति होती है तो 1857 की क्रांति में जो शिक्षित वर्ग था, पाश्चात्य शिक्षा थी, उसने किसका पक्ष लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का पक्ष लिया। दूसरा, उस समय भारत में शासन व्यवस्था के निचले स्वरूप को मजबूत करने के लिए और रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए ब्रिटिश शिक्षा दीक्षा या अंग्रेजी माध्यम से पढ़े लिखे भारतीयों की आवश्यकता थी। इसलिए इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैकाले ये चाह रहा था कि भारत में शिक्षा का जो स्वरूप है वो अंग्रेजी माध्यम और विदेशी पाठ्यक्रम के अनुरूप हो और उसको ही लागू करने में वो सफल रहा। तो इस प्रकार से उसने ये प्रारंभिक दौर के अब के शिक्षा का प्रचार कैसे होगा, तो इसके लिए उसने विप्रेशन का सिद्धांत यानी अधोगामी निष्पंदन का सिद्धांत दिया। उसका कह रहा है कि सरकार सबको एक साथ शिक्षा नहीं दे सकती, शिक्षा का जो है कुछ जो ऊपर से लोग हैं उसको शिक्षा दी जाए और चलकर वो शिक्षा निचले स्तर पे आया, ये उनका दायित्व है कि वो निचले स्तर पर शिक्षा दे, ऊपरी वर्ग को शिक्षा देने की इसमें हिमाकत की। दूसरा जो प्रयत्न किया गया है सरकार के अलावा वो है प्रारंभिक दौर में ब्रिटिश सरकार के शासन व्यवस्था में, वो है मिशनरीज के माध्यम से। उस मिशनरीज ने भले ही उनका उद्देश्य ईसाईयत का प्रचार करना हो, लेकिन उन्होंने भी शिक्षा के प्रचार में बहुत अधिक मात्रा में सहयोग दिया। उसका मानना है कि ब्रिटिश अंग्रेजी माध्यम और पाठ्यक्रम से ओतप्रोत जो नवयुवक होंगे वो उनके धर्म के प्रति भी आकृष्ट होंगे, तो उन्होंने धर्म प्रचार के लिए शिक्षा के प्रचार को माना। इसमें सिरमपुर मिशनरीज, मार्समैन मिशनरीज,
बार्ड मिशनरीज और अपने डेनिश मिशनरीज ने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ये थे प्रारंभिक प्रयत्न किस प्रकार से शिक्षा को भारत में लागू किया जाए। आने वाले समय में चार्ल्स फूड से लेकर दूसरे अलग अलग आयोग बने और उन्होंने भारतीय शिक्षा में किस प्रकार से विकास किया जाए, परिवर्तन किया जाए, उसकी अपनी सिफारिश दी और गवर्नमेंट ने उसको स्वीकार किया। उसको अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।